आइए बात करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी किसे कहते हैं और कौन सी इंडस्ट्री है, ये कंपनी है जो जो इसे अडॉप्ट करती है, और स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने का क्या रीजन है। तो रीजन बहुत सारे होते हैं, और ये पहले समझते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी किसे कहते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी उस स्ट्रेटजी को कहते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या कंपनी अपने सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में बेचती है, सेम एक्टिविटी करती है, अपने एक्सपेंशन नहीं करती है। कुल मिला के बात है कि वो एक्सपेंशन नहीं करती है जिस इंडस्ट्री में। जैसे भारत में अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में वो लुंगी बेच रहे हैं, लुंगी बेचने की कंपनी है। जैसे आपने सुना होगा मिस्टर लुंगी, ये एक लुंगी की ब्रांड है, तो वो भारत में ही बेचती है। तो जब भारत में बेचेगी और लुंगी ही बेचती है, तो हम इसे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कहते हैं। आइए मैं आपको कई सारे वो दिखाता हूँ जो लुंगी के ब्रांड हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर लुंगी के नाम से SBN लाइफ स्टाइल है, काइटेक्स लुंगी है, संगू मार्क्स है, ड्रोंगा लुंगीस है। तो ये भारत में बेचा जाता है, तो यही प्रोडक्ट अपने भारत में ही बेचा जा रहा है और लुंगी को ही बेचा जा रहा है। तो हम इसे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कहते हैं। बहुत सारी कंपनी होती है और मोस्टली ये स्ट्रेटजी वो फर्म अपनाती है जो कि शुरुआती तौर पे हो। अब जैसे आप सीए सीए का कोर्स कर रहे हैं, आप सीए बन गए, उसके बाद आपने फर्म खोला, तो आप स्टेबिलिटी करेंगे। पहले स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिर। स्थिर मीन्स कांस्टेंट। जिस बिजनेस में आप हो उसी बिजनेस में रहेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। जैसे आप सीए फर्म खोलेंगे तो अचानक आपका आज एक महीने में आपके क्लाइंट बन गए 10, तो नेक्स्ट मंथ में बनेंगे 12, 14, इस तरीके से बढ़ा जाएगा। ना कि आपका फर्स्ट दिन में बन गए 1,000 क्लाइंट बन जाएंगे, फिर 2,000 बन जाएंगे। आपने एक ब्रांच यहाँ दिल्ली में खोला, दूसरा मुंबई में खोला, इस तरीके से नहीं होगा ना। स्टेबलाइज करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपका ग्रोथ होगा। ना कि एक ही दिन में या एक महीने में, एक साल में आपको ग्रोथ हो जाएगा। जैसे जैसे आपका फर्म बढ़ेगा वैसे आप एक्सपेंड करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऐसे इंडस्ट्री में उसे लागू किया जाता है। और जैसे और भी इंडस्ट्री है, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे डॉक्टर हैं, क्लिनिक खोला उन्होंने, आइस आइस स्पेशलिस्ट, दिल्ली के एक इलाके में उन्होंने खोला। 10 फ्रेंड थे, 10 डॉक्टर बन गए और उन्होंने इसे ओपन किया आइस क्लिनिक को। तो अब ये ऐसा तो है नहीं आज यहाँ पर बंबई में एक खोल दिया, दिल्ली में एक खोल दिया, बेंगलोर में एक खोल दिया, इस तरीके से तो नहीं होगा। पहले अगर दिल्ली में खोला तो दिल्ली में इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद ये दूसरे, जब इनका फेमस हो जाएंगे, क्लिनिक फेमस हो जाएगी, फिर ये दूसरा ब्रांच दिल्ली में ही खोलेंगे या बंबई में खोलेंगे। इस तरीके से स्टेबलाइज किया जाएगा, अपने एक्सपेंड किया जाएगा, ना कि एक ही दिन में वो खोल दें। और वैसे ही हम बात करते हैं, जैसे एडवोकेट के बारे में आपने सुना होगा, तो वो ट्रेनिंग करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो प्रैक्टिस में आते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे वो एक्सपेंड करते हैं। ना कि एक ही दिन में कई सारे ब्रांच खोल दें अलग अलग शहरों में या एक ही शहरों में या कई सिटी में, तो धीरे धीरे स्टेबलाइज होता है। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेंड कैसे करेगी, इनके हाथ में नहीं होता। ये मार्केटिंग करें कुछ भी करें, इनका एक होता है एजेंसी, एजेंट होते हैं। एजेंट के पास ये पब्लिक है, ये पब्लिक जाते हैं और ये एजेंट जाती है पब्लिक के पास, तो आपको इंश्योरेंस करवाना है तो वो करवाते हैं। तो एक्सपेंड अब ये इंडिया में कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस दे रहे हैं, तो इंडिया में जाएंगे, हर पब्लिक के पास जाएंगे। ये तो इनके हाथ में नहीं है ना, कौन पब्लिक करे या ना करे, मतलब इंश्योरेंस कराए या ना कराए। तो ये एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये स्टेबलाइज है होता है। इनका ग्रोथ कैसे बढ़ता है, इस साल बढ़ गया 10%, नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा 11%, फिर उसके बाद 13%, किसी साल ये 9% भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका ग्रोथ होता है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी छोटी फर्म ज्यादा अपनाती है। और इस इनकी बात करते हैं, एक कारण ये भी होता है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अपनाने का, जैसे ये है
पेप्सी की मान लेते हैं, पीएलसी कर्व के ना, पीएलसी के बारे में आपने सुना होगा, पीएलसी कर्व। तो एक होता है इंट्रोडक्शन स्टेट, ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। तो ये मान लेते हैं इंट्रोडक्शन स्टेट हो गया, ये ग्रोथ हो गया, ये मैच्योरिटी स्टेज हो गया। तो अब इसके बाद उनका डिक्लाइन ही होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ इंडस्ट्री या कंपनी इस स्ट्रेटजी को अपनाती है, क्योंकि अब इन्हें मेंटेन करना है। अब ये है मैच्योरिटी स्टेट, जो हाई लेवल का माना जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट नीचे ही गिरेगा, ना कि बढ़ेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। अब अगर वो सोचते हैं अगर हम एक्सपेंशन किए तो जो प्रोडक्ट हमारा मैच्योरिटी स्टेज पे है वो भी ना डिक्लाइन चले जाए। तो ऐसी भी कई सारे इंडस्ट्री होती है जो मैच्योरिटी स्टेज पे रहकर मेंटेन करती है अपने आप को, और जिनका मार्केट शेयर, अब जैसे मार्केट शेयर जिनका सफिशिएंट है, जैसे 40% जिनका मार्केट शेयर है, उन्होंने भैया पूरे इंडस्ट्री में 40% अपने कैप्चर कर लिया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। हम बात करते हैं लिंक्डइन की। लिंक्डइन के कितने परसेंट है, यहाँ पर देखिए 70%, 17% इनका मार्केट शेयर है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो अगर इन्हें मेंटेन करना है, अब इन्हें ग्रोथ करना है, अब इन्हें ट्विटर भी बनना है, ब्लॉगिंग बनना है, गूगल भी बनना है, याहू भी बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। उन्हें अपने जो 17% इनका मार्केट शेयर है, इनको ही मेंटेन करके रखना है। जैसे आपने इंडिगो का नाम सुना होगा, इंडिगो, इंडिगो मार्केट शेयर, यहाँ पर देखिए 16.5, मतलब 61% है इनका मार्केट शेयर। तो भैया इन्हें मेंटेन करना है, ये अलग अलग बिजनेस में एक्सपेंड नहीं कर सकती है। अगर अलग अलग बिजनेस में एक्सपेंड करे तो कहीं ये भी हाथ से ना चले जाए, इनका मार्केट शेयर यहाँ से भी नहीं निकल जाए। तो कितनी सारी इंडस्ट्री होती है जो जो कि भैया अपने मार्केट को, अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अपनाती है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं बुक से। आइए यहाँ आईसीआई के मटेरियल से अब यहाँ पर पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट important goals of the business enterprises is stability strategy is to stabilize, stabilize means स्थिर, एकदम कांस्टेंट, जिस बिजनेस में उसी बिजनेस में रहेंगे। इट मे बी एडॉप्ट सेफगार्ड एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट स्टैंड, यहाँ पर है जैसे अभी मैंने आपको ये इसका एग्जाम्पल बताया, इंडिगो का एग्जाम्पल बताया मैंने, अपने आप को मेंटेन करेगी। और मैंने आपको एक एग्जांपल और बताया इसका, लिंक्डइन, लिंक्डइन के बारे में, मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। तो वो अपने आप को मेंटेन करेगी, अपने स्टैंड को मेंटेन करेगी। फिर इसके बाद क्या कहा है, टू द परस्यूड वेल established state and tested objective to continue choose business path, the maintain of operational efficiency and sustain basis, consolidate the commanding position already reached, and optimize return on the resources, commitment in the business। यहाँ से कुछ नहीं मिला, बस यहाँ से हमें ये देखने के लिए मिला कि ये बात बोल रहा है अपने स्टैंड को बनाए रखें और सेफगार्ड एग्जिस्टिंग बिजनेस इंटरेस्ट को बनाए रखें। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी परसुएड, the stability strategy pursued the firm. It continues the serve in the same and similar market and deal in the same product and service। जिस प्रोडक्ट में है, जिस सर्विस में है, जिस मार्केट में है, उसी मार्केट में रहेंगे। फिर इसके बाद है दिस स्ट्रेटजी इज द टिपिकल फॉर दोज फर्म व्हिच प्रोडक्ट हैव रीच द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, अब जैसे कोका कोला हो गया, कोका कोला, पेप्सी की बात करते हैं मैच्योरिटी स्टेज में। तो भाई अब वो क्या एक्सपेंड करेगी, अब तो उनके पास एक होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, एक होता है ग्रोथ स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज भी उन्होंने पार कर लिया, ग्रोथ भी पार कर लिया, अब मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गई, मतलब हाई लेवल पे पहुंच गई जहां पर सब पहुंचना चाहती है। अब वहां पर जाके उन्हें मेंटेन करना है। तो ये होता है, इसलिए भी कंपनियां ये करती है।
स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करती है। दोज हु हैव द सफिशिएंट मार्केट शेयर बट नीड टू रिटेन दैट, दे हैव रिमेन अपडेट एंड हैव टू पेस with dynamic volatile business world to preserve their market share। भाई प्रिजर्व करेगी अपने मार्केट शेयर को इंडिगो की तरह। Hence, stability strategy should not be confused with do do nothing strategy। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी कुछ करती ही नहीं है, भाई करती है। इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी है, मतलब रिलेटिवली रिलेटिव रिलेटिवली स्टेबल करेगी, मतलब धीरे धीरे करेगी। ऐसे नहीं आज 10% बढ़ा, नेक्स्ट ईयर 25% बढ़ गया, फिर इस 80 हो गया, इस तरीके से नहीं। ये बढ़ेगी धीरे 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 धीरे, जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है उस तरीके से बढ़ेगी। तो ये यही बोलते हैं कि ये डू नथिंग स्ट्रेटजी नहीं है ये। यहाँ पे लिखना स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी शुड नॉट बी होना चाहिए, शुड नॉट बी डू नॉट नथिंग स्ट्रेटजी। हम इसे ये नहीं कह सकते कि डू नॉट नथिंग स्ट्रेटजी है, इसमें भी काम चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है, धीरे धीरे। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में एल्सो फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। मैंने बताया छोटी छोटी फर्म इसे एडॉप्ट करती है टू कंसोलिडेट दियर मार्केट पोजीशन एंड प्रिपेयर फॉर द लॉन्च ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी। फॉर डीपर understanding of this strategy, let's yes develop into their characteristic। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ जाती है? तो भैया ये आएगा इसमें कि अब जिस बिजनेस में हो उसी बिजनेस वही बिजनेस करोगे, एक्सपेंड नहीं करोगे, नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाओगे। जिस मार्केट में हो, अगर आप दिल्ली में बेच रहे हो तो दिल्ली में बेचोगे, अगर आप इंडिया में बेच रहे हो तो इंडिया में ही प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, मार्केट चेंज नहीं किया जाएगा, उसी में रहेंगे। और तो इसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। और इसके अब पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ए फर्म ऑप्ट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी स्टेड विद द सेम बिजनेस। अच्छा, सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, मार्केट पोस्चर, फंक्शन, मेंटेनिंग सेम लेवल ऑफ एफर्ट एज एट प्रेजेंट। अच्छा जी, ये हो गया सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में होगा। फिर इसके बाद बताया, यहाँ पे पढ़ते हैं द endeavor is to enhance functioning efficiency in incremental way through better development and utilization of resources. The assessments of the firm is that desired income and profit would be forthcoming through such incremental improvement in functional efficiency। इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है? तो यहाँ से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। थ्रू बेटर डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया कैपेसिटी है आपकी, आप आपकी मशीन की कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाना 1 मंथ में, 1 मंथ में 1 लाख यूनिट बनाना। लेकिन भैया आप बना कितने रहे? 80,000। और ये 80,000 बना रहे हैं, तो 80,000 में 80,000 बिक भी नहीं रहा आपका प्रोडक्ट। ये बिक कितना रहा है? ये 50,000 बिक रहा है। तो भैया हम एक्सपेंड क्यों करें? एक तो हमारी कैपेसिटी है 1 लाख की, उसमें से हम 80,000 बना रहे हैं और बिक रहा है 50,000, 30,000 रिमेनिंग रह जा रहा है। फिर नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं हम, फिर 50 बना रहे हैं, 30 पहले का था, 80 हो गया, फिर ये 50 बिक रहा है। तो भैया हम एक्सपेंड क्यों करें जब हमारा बेटर यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है हमारे मशीन का? तो हम एक्सपेंड क्यों करें? एक्सपेंड तो तब किया जाएगा ना, हमारा भैया 1 लाख यूनिट बनाने की कैपेसिटी है और डिमांड आ रही है, डिमांड आ जा रही है 1.5 लाख की, तब हम बनाएं या दूसरी मशीन लगाएं। तो यही कह रहा है ये लाइन। अब तीसरी लाइन पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी डू नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉरपोरेशन। इसका मतलब क्या होता है? रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द कॉरपोरेशन। आपका ये है एक ब्रांच है दिल्ली में, एक यूपी में, भाई यहाँ पे आपके 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कोई एडॉप्ट कर रहे हैं और यूपी में ब्रांच खोलना चाहेंगे आप? क्यों खोलेंगे भैया? हम खोलना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं खोलना चाहेंगे? भैया हमारा ब्रांच यहाँ है, यही हम सफिशियंट है, रीडिफाइन नहीं करना है हमें और ब्रांच को
ब्रांच ओपन नहीं करना है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी हमारे इससे ही काम चल रहा है। तो री रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि आपको बिजनेस और ज्यादा ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एम्प्लॉय जितने एम्प्लॉय है उसमें ही आप खुश हैं, और ज्यादा एम्प्लॉय बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये है, इट इज अ सेफ्टी स्ट्रेटजी मेंटेन स्टेटस क्वे। ये कीवर्ड है आपका। इसका मतलब होता है स्टे इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। भैया जिस बिजनेस में उसी में रहेंगे हम, स्टे हम खुश हैं भाई। और ये सेफ्टी स्ट्रेटजी है। जब आप ज्यादा पैसा ही नहीं लगाएंगे, मार्केट में पैसे नहीं लगाएंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो रिस्क की चीज का, जब रिस्क नहीं होगा तो सेफ्टी होगा। तो यही बोल रखा है यहाँ पर। इट डस नॉट वारंट मच ऑफ द फ्रेश इन्वेस्टमेंट। जब आप स्टेबल, मतलब ग्रोथ नहीं करना चाह रहे, एक्सपेंड नहीं करना चाह रहे अपने बिजनेस, आपका एक ब्रांच है उसी में खुद से दूसरा खोलना नहीं चाह रहे, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। एक होता है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और एक होता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने 10 लाख रुपए लगा दिया, आपका आपका बिजनेस है दिल्ली में। दिल्ली में आपका बिजनेस है, आपने 10 लाख रुपए लगा दिया, और इसी को रोटेट करते रहते हैं, इसी को रोटेट करते रहते हैं, अपने बिजनेस में रोटेट करते रहते हैं। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया 10 लाख तो है, और आपने दूसरा बम्बई में एक और ब्रांच खोला, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की और जरूरत पड़ रही है। तो इसको बोलते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट। जो एडिशनल आप 10 लाख रुपए और लाएंगे बॉम्बे ब्रांच के लिए, उसको बोलते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्वेस्टमेंट से ही काम चले जाता है, वो इसी को आप रोटेट करते रहते हैं। द रिस्क इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटजी इज लेस। भैया आप कुछ कर ही नहीं रहे, ना पैसा लगा रहे, ना स्टेबलाइज कर रहे हैं, ना रिस्क ले रहे हैं, तो आपका रिस्क तो कम हो गई। तो इसको बोलते हैं रिस्क हमारा कम होता है। With opting for this strategy, the organization can be concentrate on its resources and existing business product and market, thus leading to the building core competency। अब इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको। बिल्डिंग, लीडिंग टू बिल्ड, और कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? परफेक्शन। परफेक्शन, किसी चीज में परफेक्शन होना, यूनिकनेस होना। जैसे आपने आईफोन का नाम, आईफोन के बारे में सुना होगा। इसकी, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है। इसके जैसा कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है मार्केट में। इनका यूनिक प्रोडक्ट होता है, स्पेशलाइजेशन है इनके पास, परफेक्शन है। तो इसी में यहाँ पर बताया गया है कि स्टेबलाइज, मतलब स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में आपको बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी देखने के लिए मिलता है। मैं एक केस स्टडी बताता, 10 मिनट का केस स्टडी है, वीडियो दिखाता, लेकिन आप देखेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। आपने हल्दीराम का नाम सुना होगा। हल्दीराम, जी हाँ सुन रखा है। ये शुरू में क्या करते थे? भुजिया बनाते थे, भुजिया। जब इनका भुजिया बहुत फेमस होने लग गया, हर जगह बिकने लग गया, फिर ये राजस्थान में गए। राजस्थान में मूंग की दाल होती है, वहां पे उन्हें बहुत पसंद किया जाता है मूंग की दाल, तो उन्होंने ये भुजिया में ये मूंग की दाल भी मिलाए, उसको मिलावट करके फिर बनाया। वहां भी ये बहुत ज्यादा फेमस होने लगे, तो इन्होंने एक्सपेंड नहीं किया, उस चीज में परफेक्शन लाए। फिर ये कोलकाता गए, कोलकाता में वहां पे अलग प्रोडक्ट को पसंद करने लगे लोग। तो उसमें ये भुजिया तो पसंद था, लेकिन और भी इसमें प्रोडक्ट मिलाना चाहते थे, मतलब उन्हें और कोलकाता के आदमियों को और अच्छा लगता था कोई प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट भी भुजिया में मिला के बनाने लग गए, मिक्स करके बनाने लग गए, तो इसमें परफेक्शन लेके आ गए। अब ऐसा ही नहीं किया कि उनका भुजिया चल गया तो उन्होंने रसगुल्ले निकाल दिए, गुलाब जामुन निकाल दिया, और भी कोई प्रोडक्ट निकाल दिया। उन्होंने बिल्ड किया, अपना कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड किया, परफेक्शन लाए भुजिया में। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, मतलब केस स्टडी मैंने आपको बता दिया। द फर्म विथ मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव गोज दिस स्ट्रेटजी। अब इसका मतलब क्या है? द फर्म विथ मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव
तो इसका मतलब ये कोई फर्म है। अब जैसे मैं आपको बता दूं ब्रेड का, जो ब्रेड खाते हैं हम मॉर्निंग में, चाय दूध के साथ या किसी चाय किसी चीज के साथ। अब ये मान लेते हैं हम लोकल, ये दिल्ली में लोकल है, एक्स नाम का ब्रेड बनाता है, और इसके क्लाइंट है, मतलब रिटेल स्टोर है 50, 50 रिटेल स्टोर है इनके। इनके पास ये जाके बेचते हैं। ये अपनी फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री है, वहां से बनाते हैं, रात में बनाते हैं और दिन में जाके ये इन्हें सेल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला इनका ग्रोथ कैसे होगा। भैया ये 50 हर बार आते हैं, 50 क्लाइंट को, अपने रिटेल स्टोर को, रिटेलर को बेचते हैं। इनका ग्रोथ कैसे होगा, ये 50 है, इनका नाम सुने कोई दूसरी दुकान खुल जाएगी, 51 हो जाएगा, वो इनके बारे में बोलेंगे ये अच्छा ब्रेड बेचते हैं, इनसे ले लो। तो ये एक ऐसे बढ़ेगा। तो इनका धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ना कि एकदम आज 50 क्लाइंट है कल 100 हो जाएंगे, फिर 150 हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो यही यहाँ पर बोल रखा है, द फर्म विद द मोडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, जिनका ऑब्जेक्टिव भी मतलब मामूली सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। हाँ भैया आज हमारे ये 50 क्लाइंट है, 1 महीने के बाद 51 हो जाएगा, फिर 52 हो जाएगा, स्टेबिलिटी रहेगी। और और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका। ये आपने इसका सुना होगा, हॉस्पिटल, क्या कहते हैं इसको, मेडिकल डिवाइस स्टोर, मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट। मान लेते हैं ये एक्स है, एमपी में। ये मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन होता है जो माउथ में मास्क में लगाते हैं, तो ऑक्सीजन डिवाइस बनाते हैं। अब इनका टाइप हो रखा है इंडिया के 500, 500 हॉस्पिटल से, उनके लिए डिवाइस बनाते हैं। अब ये डिवाइस ये इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, ये एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इनके हाथ में तो है नहीं ना। तो भैया ये अपने ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, ये एक्सपेंड करें, बनाते हैं ये मतलब 500, 500 उससे, क्या बोलते हैं इसे, 500 हॉस्पिटल, 500 हॉस्पिटल से इनका टाइप टाइप हो रखा है, तो ये इक्विपमेंट देंगे 500 हॉस्पिटल वाले को। और ये बनाते हैं हर महीने, इनका मान लेते हैं 500 पीस सेल होता है। अब भैया ये 1000 बना के क्या करेंगे, जब डिमांड ही इनका 500 है, इनके साथ टाइप हो रखा है 500 हॉस्पिटल के साथ। जब डिमांड तब बढ़ेगा ना जब मरीज बढ़ेगी, जब पेशेंट बढ़ेंगे तभी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तब इसका जाकर ये इक्विपमेंट का डिमांड ज्यादा देंगे, तो ये सप्लाई ज्यादा करेंगे। इनके हाथ में तो कुछ नहीं है एक्सपेंड करने के लिए। तो इसलिए बोले जाते हैं इनका क्या ग्रोथ, ग्रोथ परसेंटेज क्या होगा, क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ये होगा भाई धीरे धीरे बढ़े। अब ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट आज आए 500 और नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे 5000। पेशेंट ऐसे तो बढ़ेंगे नहीं, धीरे धीरे बढ़ते हैं पेशेंट। वो सिचुएशन पे होता है कि किस मरीज का कैसा कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा। तो इनका ग्रोथ ऑब्जेक्टिव होता है धीरे धीरे बढ़ने का। भैया हाँ आज इस महीने हमारा ये 500 बिक गया, नेक्स्ट मंथ में मरीज ज्यादा बढ़ेंगे तो ये 550 हो जाएंगे, फिर 560 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ेगा। ना कि आज 5000 500 हो गया, नेक्स्ट 5500 हो जाएगा, फिर 5600 हो जाएगा, इस तरीके से नहीं बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव इनका ये होता है, जिस फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है क्या, द फर्म विज द मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव चूज दिस स्ट्रेटजी। तो ये आप समझ गए। अब बात करते हैं इनके रीजन की। तो क्या रीजन है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अपनाती है एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि किसी कंपनी के पास लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, भैया अब उन्हें इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल पेमेंट करना है, तो वो कहाँ से ये एक्सपेंड करेगी, उनके लिए तो और पैसे की जरूरत पड़ेगी। किसी फर्म के पास पैसे ही नहीं है, किसी फर्म को भाई संतुष्ट है, उनके सीईओ संतुष्ट है, जितनी प्रॉफिट है जितना ग्रोथ है उसमें ही खुश है, तो वो क्यों करेंगे।
और भी यहाँ पर 5 रीजन दे रखे हैं, तो आईसीआई ने हम उस 5 रीजन को पढ़ते हैं। तो 5 रीजन में क्या है? पहला दे द प्रोडक्ट हैज रीच द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पहुंच गया भाई, ये सबसे ऊंचे में पहुंच गया। जैसे पेप्सी है, 1893 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पेप्सी को, अभी वो मैच्योरिटी स्टेज में है, तो उसे अब उससे आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे भैया। उन्होंने जितने कंट्री में करना था कर लिया, सबसे एक्सपेंड कर लिया, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मैच्योरिटी स्टेज में हो गए तो एक्सपेंड करेंगे नहीं। द स्टाफ फील कंफर्टेबल विद द स्टेटस क्वे। स्टेटस क्वे मतलब जब स्टाफ स्टाफ के पे तो डिपेंड नहीं करता, स्टाफ बोलेंगे भैया हमें स्पेंड नहीं करना, तो ये कोई तो लॉजिक नहीं है। आप चाहेंगे, आप मालिक हैं, आप चाहेंगे ना एक्सपेंड करना है ये नहीं करना है। तो यहाँ स्टाफ की बात कर दी गई है, तो वो गलत है। स्टाफ नहीं, एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। मतलब सेम बिजनेस में हम उसी में रहेंगे, हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, हम कोई चेंज नहीं करना चाहते, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये ऐसा भी हो सकता है, कोई कितनी सारी फर्म होती है भैया हमें रिस्क नहीं लेना, हम जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, उसमें ही हम खुश हैं। फिर इसके बाद है इट इज ओपन व्हेन द एनवायरनमेंट विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इज रिलेटिवली स्टेबल। जैसे मैंने आपका एग्जांपल बताया था, मेडिकल डिवाइस का बताया है मैंने, सीए फर्म का बताया है, स्टेबल है भाई, धीरे धीरे बढ़ेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने फर्म को बढ़ाएंगे या मेडिकल डिवाइस बनाएंगे। आइज स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोल दिए, अब ये क्लाइंट जैसे आएंगे वो हमारा प्रमोशन करेंगे, हम वर्ड ऑफ माउथ से, फिर उसके बाद हमारा बढ़ेगा, फिर उसके बाद हम दूसरे शहरों में या उसी शहरों में एक्सपेंड करेंगे, तो रिलेटिवली स्टेबल हो। वेयर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपेंड एज इट मे बी परसीव एज थ्रेटिंग। इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, परसीव एज थ्रेटिंग, हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं बाद में बताता हूँ, इससे पहले ये लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन ए फर्म माइट वांट टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टेबलाइजेशन, कंसोलिडेट इटसेल्फ। भाई 40-50 साल से एक फर्म है, उसी में दिन रात लगा दिया, जितना एक्सपेंड करना था कर लिया, 40 साल लगा दिया, अब उसके बाद वो थक गया है बंदा, अब भैया वो बुढ़ापे की स्थिति में आ गया, अब उन्हें एक्सपेंड नहीं करना है, अब जैसे चल रहा है चले, उसी में वो खुश हैं। तो इसी को बोलते हैं कि स्टेबलाइजेशन, कंसोलिडेट इटसेल्फ, अपने आप को कंसोलिडेट रखा जाएगा। 40 साल लगा दिया और कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं, अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, तो अब क्या एक्सपेंड करना, अब जैसे चल रहा है चले, जिंदगी गुजर गई है। तो इस स्थिति में भी कितनी सारी फर्म एक्सपेंड करना नहीं चाहती है, स्टेबलाइज रहती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ परसीव एंड थ्रेटिंग। अब जैसे आज तक हो गया, न्यूज चैनल है आज तक, आज आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, जी न्यूज हो गया, और भी कई सारे हैं। तो ये भाई ये न्यूज के साथ ये मूवी भी नहीं बनाएंगे, मूवी नहीं, मूवी भी बना एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो भाई मूवी भी दिखाएं हम और न्यूज भी बताएं, उन्हें डर है। अगर भैया मूवी भी बना के अपने चैनल पे दिखाएं तो ना न्यूज रहेगा ना मूवी रहेगी। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं कि भाई परसीव थ्रेटिंग, उन्हें डर लगा रहता है कि भैया हम जो न्यूज चैनल में है तो न्यूज में ही रहेंगे और मूवी वूवी या सीरियल में नहीं जाएंगे। ना जो हमारा ना चैनल का ये रहेगा, आज तक का चैनल रहेगा, ना जी न्यूज रहेगा, ना न्यूज का चैनल रहेगा, ना मूवी, ना ये सीरियल, सब तबाह हो जाएगा। इसलिए भी तो वो यही रीजन है कि वो एक्सपेंड नहीं करते हैं, परसिवेज थ्रेटिंग, थ्रेट में रहते हैं। तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे ये पूरा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के बारे में। थैंक यू।